जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और इस केमिस्ट्री के पार्ट में आज मैं आप लोगों को गैसों के मापन संबंधित बातों को आज बताऊंगा। और दोस्तों, यहां से देखा गया है कि एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज अगर इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया जाए तो आज दिन के बाद आपका कोई भी टॉपिक एग्जाम में यहां से छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो में हम आपको गैसों के मापन को लेकर के जो भी थ्योरी है उन सारी थ्योरी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक का खास बात क्या रहने वाला है। और सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट रहने वाला है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो स्टूडेंट इस केमिस्ट्री के पॉइंट को पढ़ेंगे तो उनसे आपको देखिए, अगर वो बीपीएससी टीचर वाले हैं तो उनको तो कम करेगा ही, साथ साथ अगर कोई स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो भी आपको कम करेगा, बिहार एसएससी इसके लिए पढ़ रहे हो तो भी आपको कम करेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि आपके सामने रेलवे एनटीपीसी पड़ा हुआ है जो साइंस के लिए ही जाना जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इन सभी चीजों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के करते हैं क्लास स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग इसमें क्या क्या चीज खास रूप से सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए, गैसों के संबंध में जो नियम थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम दिया और इस नियमों को जानने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि गैसों के मापन के लिए हम लोग किनका किनका उपयोग करते हैं उन बातों को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि गैसों का जो मापन होता है, ठीक है, वो किससे कर सकते हैं। तो गैसों का मापन मुख्यतः हम लोग देखिए किससे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तापमान की सहायता से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को माप सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें दाब से, इससे भी हम लोग गैसों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आयतन से, तो आयतन से भी गैसों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें मोल से, तो मोल के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो गैसों को माप सकते हैं। तो देखिए, ये प्रमुख बातें हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे गैस को हम लोग किससे नापते हैं, तो टेम्परेचर से मापन कर सकते हैं, प्रेशर से मापन कर सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम से इनका मापन कर सकते हैं। और इसे हम लोग मोल के माध्यम से भी हम लोग इसे माप सकते हैं। तो देखिए, इन चारों चीजों को लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग मत दिया और अलग अलग थ्योरी के माध्यम से गैसों का मापन सही तरीके से कर पाया। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस गैसों का नियम जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूप से दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहला आपका इसमें कौन सा आ जाता है, तो गैसों के मापन के लिए पहला नियम आपका आता है दोस्तों, चार्ल्स का नियम। ठीक है, इस नियम को आप लोग याद रखिएगा कि चार्ल्स का जो नियम होता है ये किसके लिए लागू होता है, इन सारी बातों को आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि चार्ल्स का नियम लागू होता है, तो आप लोग याद रखिएगा स्थिर दाब के लिए। किसके लिए लागू होता है, स्थिर दाब। यानी यदि आप लोग कांस्टेंट बनाते हो किसको, तो प्रेशर को, ठीक है, कांस्टेंट किसको बनाएंगे, प्रेशर यानी दाब को। तो ऐसे कंडीशन में उस गैस का जो आयतन होगा उसके परम ताप के क्या हो जाएगा, तो समानुपाती हो जाएगा। यानी भी समानुपाती आपको क्या मिलेगा, तो टी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को आगे की ओर बढ़ाएं तो V इक्वल टू आपको K इंटू क्या मिलेगा, T, यानी K आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग कांस्टेंट वैल्यू K निकाला तो V1 बटे आप सॉरी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो V बाय क्या मिल जाएगा, तो T मिल जाएगा। देखिए, ये आपका कांस्टेंट है K, ठीक है, तो कांस्टेंट इक्वल टू आपको क्या निकलता है, तो V बाय T निकलता है। तो यदि हम लोग बात करें
कि पहले गैस का आयतन V1 है और इसका टेम्परेचर है T1। इसी तरीके से दूसरा गैस है जिसका आयतन क्या है V2 और इसका टेम्परेचर क्या है तो T2 है। तो अगर हम लोग पहले सिचुएशन में बात करें तो K इक्वल टू V1 बाय क्या मिलेगा T1। इसी तरीके से K इक्वल टू बात करें तो V2 बाय क्या मिल जाएगा T2। तो दोनों कांस्टेंट के बराबर है तो एक बार V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय क्या मिल जाएगा तो T2 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग गैसों के आयतन को आप लोग किसके नियम से निकाल सकते हो तो चार्ल्स के नियम से। तो चार्ल्स के नियम में आपका कांस्टेंट क्या रहना चाहिए तो प्रेशर, तो आपको भी समानुपाती क्या मिलेगा तो T मिलेगा। और जब वेरिजेस को हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में K, और K वैल्यू देता है क्या तो V/T। तो यहाँ से आप लोग पहले गैस का आयतन V1 और इसका टेम्परेचर T1 है, तो इसी तरीके से दूसरे गैस का आयतन V2 और इसका टेम्परेचर दोस्तों क्या है तो T2 है। तो दोनों कांस्टेंट को आप इक्वल कर दीजिए तो आपके सामने एक फार्मूला निकल के आ जाता है क्या तो V1 बाय V2 इक्वल टू क्या T1 बाय T2। तो ये किसका नियम हो गया आपका तो ये हो गया आपका चार्ल्स का नियम। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से नेक्स्ट देखिए दूसरा आपका किसका आ जाता है तो दूसरा नंबर आ जाता है आपको ये बॉयल का नियम। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए जो हम कांस्टेंट बनाएंगे तो कांस्टेंट आपको किसे बनाना है तो कांस्टेंट बनाना है आपको टेम्परेचर को। ठीक है, किसे कांस्टेंट बनाना है तो टेम्परेचर यानी ताप को स्थिर रखिएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये क्या दे देगा तो भी समानुपाती 1 बाय क्या मिल जाएगा तो P मिल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं बॉयल के नियमानुसार कि यदि टेम्परेचर को स्थिर रखा जाए तो उस गैस का जो आयतन होगा भी और उसी गैस के दाब के क्या हो जाएगा तो समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो K इंटू 1 बाय क्या P, या भी इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या तो K बाय P। यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके K निकालें तो P इंटू क्या मिलेगा तो V। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से अलग अलग गैस का बना सकते हो। अगर पहले गैस का दाब P1 है तो उसका आयतन V1 होगा। अगर दूसरे गैस का दाब क्या है P2 तो उसका आयतन क्या हो जाएगा तो V2। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखिए K इक्वल टू पहले के लिए आपको मिल जाएगा P1 V1 और दूसरे के लिए क्या मिल जाएगा K का मान तो P2 V2। दोनों को आप इक्वल कर दीजिए P1 V1 इक्वल टू क्या मिलेगा तो P2 V2। चाहो तो आप इस रूप में भी छोड़ सकते हो या इसे आप इस रूप में भी इसको क्या कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका फॉर्मूला निकल के आया। ये किसके नियमानुसार है तो बॉयल का नियम। और बॉयल के नियमानुसार आप क्या देख रहे हो इसमें टेम्परेचर को क्या बनाना पड़ता है कांस्टेंट। तो रिजल्ट देता है क्या तो भी समानुपाती 1 बाय क्या तो P। आप लोगों ने दो नियम देखा, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि इसका आगे हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो आपका आता है वो किसका है एवोगाड्रो का नियम। चलिए पढ़िए आप लोग एवोगाड्रो का नियम। तो आइए हम लोग तीसरा जो है आपका नियम एवोगाड्रो से संबंधित है। देखिए एवोगाड्रो के नियम में क्या बोला गया है। देखिए एवोगाड्रो का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था उनको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए एवोगाड्रो का कहना क्या था कि इनका भी समानुपाती जो होता है क्या तो भी समानुपाती जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तो n मिलेगा। ठीक है, भी समानुपाती क्या मिलेगा तो n मिलेगा। देखिए n जो होता है इसमें अगर हम लोग बात करें n क्या है तो ये है आपका अणुओं की क्या तो संख्या। ठीक है, n क्या है तो n आपका हो जाएगा किसका तो अणुओं की संख्या हो जाएगा। इसी को हम लोग दोस्त बोलते हैं मोल की संख्या। ठीक है, तो भी समानुपाती n निकल के आता है और इसके लिए जो आपको
कांस्टेंट बनाना पड़ता है। कांस्टेंट के रूप में आपका दो चीज आ जाता है, क्या क्या? तो पहला तो आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और दूसरा किसे कांस्टेंट रखना है? तो टेम्परेचर को भी क्या बना के रखना है? तो कांस्टेंट बना के रखिएगा। तो किसी गैस का जो आयतन होगा उसके अणुओं की संख्या के क्या हो जाएगा? तो समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला आपको बनेगा V समानुपाती N से, तो निकाल लीजिए। तो V इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा? तो N हो जाएगा। यहां से K निकालोगे तो आपको V बाय क्या मिल जाता है? तो N मिल जाता है। ये आपका यहां से अगर आप लोग K के लिए चेंज करना चाहते हो तो V1 बाय N1 हो जाएगा और K इक्वल टू दूसरा स्टेप के लिए देखें तो V2 बाय N2 और दोनों को आप इक्वल कर दीजिए तो V1 बटे N1 इक्वल टू V2 बाय क्या हो जाएगा? तो N2। तो ये नियम किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो आपको इसमें ये भी याद रखना है कि किनके नियम को हम लोग कांस्टेंट बना रहे हैं। तो आइए अब हम लोग इन तीनों नियम को एक साथ समझ करके इन तीनों नियम को हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें, पहला नियम आपने क्या पढ़ा? तो पहला नियम आपने पढ़ा चार्ल्स का। तो चार्ल्स का जो नियम था ये क्या बताया? तो चार्ल्स के नियम से आपने पढ़ा क्या? तो V समानुपाती T पढ़ा, जिसमें कांस्टेंट के रूप में क्या रहा? तो कांस्टेंट के रूप में रह गया क्या? तो प्रेशर। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमने पढ़ा बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में क्या मिला? तो यहाँ मिला V समानुपाती 1/P और यहाँ जो था कांस्टेंट के रूप में इसमें हमने किसको रखा? तो ये रखे हम किसको? तो टेम्परेचर को रखे। आइए हम लोग आगे और समझते। तीसरा जो था, तीसरा किसका था? तो तीसरा था एवोगाड्रो का नियम। तो एवोगाड्रो का जो नियम था, इस नियम में हमने क्या पढ़ा? V समानुपाती N और यहाँ आपको कांस्टेंट जो मिला वो दो मिला, एक प्रेशर और क्या? टेम्परेचर, दोनों मिला। अगर आप लोग इन तीनों नियम को एक साथ मिला देते हो तो देखिए इस और तीनों और भी मिल रहा है, समानुपाती T 1/P और N मिलता है। तो T गुने 1/P गुने आपको क्या मिलेगा? N। तो V समानुपाती ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो T गुने N आपको बटे में क्या मिलेगा? तो P मिल जाएगा और यहाँ से V समानुपाती को हटा दीजिए तो यहाँ आपको एक कांस्टेंट के रूप में क्या लिखना पड़ेगा? R। तो N इंटू T लिख दीजिए और बटे में आपको क्या लिखना है? P। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो P भी इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा क्या? NRT। ठीक है, फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? P भी बराबर NRT हो जाएगा। यहाँ पर आपने R जो लिखा है ये गैस का क्या है? सार्वत्रिक स्थिरांक है। ठीक है, गैस का ये क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक स्थिरांक हो जाएगा ये। और इस R का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा 8.314। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किग्रा, ये जूल प्रति मोल और केल्विन हो जाएगा। मोल और क्या हो जाएगा? तो केल्विन हो जाएगा। ये इसका वैल्यू है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों बता दें, ये जो निकला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन आदर्श गैस समीकरण है और आप लोगों के लिए फॉर्मूला देखिए निकल के आ गया, PV बराबर क्या? तो NRT। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण है? तो आदर्श गैस समीकरण है। अगर हम लोग और बात करें इसमें, यदि N इक्वल टू आपको कभी कभी 1 मोल लिख दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में PV बराबर आपको केवल फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो RT मिलेगा। ठीक है, PV बराबर क्या? RT, क्योंकि N इक्वल टू कितना हो जाता है? तो 1 मोल हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये
तीन नियम आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है, क्या कांस्टेंट रहता है, तीनों को मिलाने से कौन सा समीकरण बनता है, इसको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।